हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज अपन बायोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। और ऐसा माना जाता है कि बायोलॉजी में ज़्यादातर जो टफ लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं या मैथमेटिकली कंक्लूजन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है अपना जेनेटिक्स। देखो, जेनेटिक्स की अपन बात करते हैं तो जेनेटिक्स में से क्वेश्चन अपने 5-6 क्वेश्चन अपने आते हैं। इसमें भी और अपनी जो मॉडर्न जेनेटिक्स है या और भी जैसे पार्ट डीएनए वाला पार्ट भी, इसमें रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट भी ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका नीट का जो स्कोरिंग जो रेशियो है क्वेश्चंस का, वहां पे क्वेश्चन देखे जाते हैं नीट के अंदर। इसके लगभग एवरेज अपन निकाल के चले तो नीट के अंदर इसके 5 क्वेश्चन नॉर्मली अपन को देखने को मिलते हैं। उनमें से देखो, जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको थोड़े मैथमेटिकली कंक्लूजन वाले होते हैं, जैसे हाइब्रिड वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होता है, मेंडल्स लॉ होते हैं, उनका कुछ कंक्लूजन निकालना होता है इसमें। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। और ये बायोलॉजी का ऑल ओवर अपन देखें टॉपिक, जेनेटिक्स को थोड़ा टफ टॉपिकों में काउंट किया जाता है। वास्तविकता में बहुत इजी टॉपिक होता है ये। क्योंकि देखो, जेनेटिक्स को अपन देख के चले तो बेसिकली अपन जेनेटिक्स को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो जेनेटिक्स का वो पार्ट होता है जिसके अंदर अपन कुछ साइंटिस्ट वगैरह हैं उनसे रिलेटेड बातें करते हैं, उनकी डिस्कवरी पढ़ते हैं। जैसे मेंडल की अपन बात करें, और भी बहुत से बैटसन वगैरह, मॉर्गन वगैरह, उनकी बात करें, क्योंकि एनसीईआरटी उन्हीं को फॉलो करती है। सेकंड जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जेनेटिक्स का पार्ट आता है वो आता है जेनेटिक डिसऑर्डर आता है। जेनेटिक डिसऑर्डर से 110% एक या दो क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछा जाता है एवरी ईयर, वहां से 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अब देखते हैं। तो अपन देखो, जेनेटिक्स का जो पार्ट होता है उसको बेसिकली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक पहला जो जेनेटिक्स का जो पार्ट होता है, उस जेनेटिक के पार्ट के अंदर पहला जो पार्ट अपन देखेंगे जेनेटिक्स के अंदर, वो पार्ट देखेंगे कुछ जो साइंटिस्ट थे उनकी डिस्कवरी से रिलेटेड पार्ट आता है। मतलब अपन कह सकते हैं जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जेनेटिक्स इंट्रोडक्शन पहला पार्ट आ जाता है, जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। और दूसरा अपन देखेंगे इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी के अंदर आपने जेनेटिक को डिवाइड कर दिया, 2 बड़े पार्ट के अंदर, 2 पोर्शन के अंदर अपन ने डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट देखेंगे अपन जेनेटिक का इंट्रोडक्शन, और सेकंड पार्ट के अंदर लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड अपन बात करेंगे इसमें ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अपन जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर पे जाते हैं, फिर आगे का जो जेनेटिक का पार्ट है वो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखो, एक सबसे बड़ी बात ये होती है देखने लायक कि ज्यादातर बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स होते हैं उनमें ज्यादातर जो वर्ड होते हैं ना उन पे ध्यान दिया जाता है। वर्ड अपनी जो डेफिनेशंस हैं वो खुद क्लियर करते हैं कि मेरी डेफिनेशन ये होती है। जो भी वर्ड है उसको तोड़ के अपन ब्रेक करके उसका जो भी वर्ड निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, उनको तोड़ कर उनसे डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जेनेटिक्स की बात करूं मैं तो जेनेटिक्स में केवल एक जेन शब्द है, जेन जो वर्ड है, जो लैटिन वर्ड है, उसी का जो भी अर्थ, शाब्दिक अर्थ निकलता है। यानी यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो जेनेटिक्स के अंदर जो जेन वर्ड है, इस जेन का मतलब होता है टू ग्रो, किसी चीज का होना या पाया जाना। इसका मीनिंग ये निकलता है किसी चीज का होना या पाया जाना। अब देखो, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जेनेटिक्स को पढ़ने के बहुत से वे होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। अलग अलग जो टीचर है अलग अलग कैटेगराइज के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, पहले डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। अपन यहाँ पे सबसे जो अच्छा मेथड है उसको फॉलो करते हुए पढ़ेंगे इसको। जेनेटिक्स को कभी भी पढ़ा जाए तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट हुए हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, और जिन्होंने अपनी जो डिस्कवरी दी है, खोज की है अपनी, उनके बारे में अपन थोड़ा क्लासिफाइड उन्होंने किया, उसके बाद तो अपन थोड़ा देखते हैं। तो देखो, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स के अंदर बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं। अब बेटसन की बात करेंगे, मॉर्गन की बात करेंगे, मुलर की बात करेंगे,
गैरोड की बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके अपन बात करते हैं। तो सबसे जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट है उसकी अपन बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो साइंटिस्ट हुए हैं जेनेटिक्स के अंदर, वो वैसे तो अपन मेंडल देखते हैं, लेकिन अपन देखते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट के बेसिस पे अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट हुआ है, उसके बाद में टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं उनके लिए बात करते हैं, वो आते हैं अपने बैटसन, डब्ल्यू बैटसन की अपन बात करते हैं। तो देखो डब्ल्यू बैटसन जो साइंटिस्ट हुए हैं उनको अपन कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। बैटसन को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड देखते हैं अपन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं। जबकि मेंडल की अपन बात करेंगे, उनको भी फादर कहते हैं, लेकिन वो ओल्ड जो जेनेटिक्स है उनके फादर कहलाते हैं। कभी भी इनसे जो भी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे एक मॉडर्न वर्ड की अपन बेसिकली बात करते हैं। आधुनिक जो भी लेटेस्ट जेनेटिक्स आती है, मॉडर्न जेनेटिक्स आती है, उसके फादर अपन कहलाते हैं बैटसन कहते हैं। यानी कहेंगे बैटसन को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अब देखो क्यों कहते हैं, इन्होंने बहुत सी अच्छी डिस्कवरीज दी है। कई बार आपके जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर कि जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया, तो जेनेटिक वर्ड किसने दिया, बैटसन ने दिया। बहुत सी और भी बातें बैटसन ने बताई, एक एक करके अपन देखते हैं। पहले साइंटिस्ट आते हैं बैटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं कि बैटसन ने किस किस के बारे में बात की, किस पे अपनी स्टडी की। देखो ज्यादातर जो भी साइंटिस्ट होगा पर्टिकुलर किसी न किसी स्पीसीज पे, किसी न किसी एनिमल पे अपनी स्टडी करेगा। तो उसी प्रकार से जो बैटसन में, बैटसन की सेकंड पॉइंट पे आते हैं बैटसन्स टर्मिनोलॉजी। बैटसन्स टर्मिनोलॉजी, बैटसन की जो टर्मिनोलॉजी थी उनकी अपन बात करते हैं। बैटसन ने किस किस के बारे में बताया, ठीक है। तो सबसे पहले बैटसन ने बताया था, फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करें जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स जो टर्म, जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन वो किसने क्लियर की है, बैटसन ने। तो पहली बात बताई इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में। सेकंड बात बताई इन्होंने एलील्स के बारे में। थर्ड बात इन्होंने बताई होमोजाइगस क्या होता है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया हेटेरोजाइगस क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट इन्होंने बताया F1 जनरेशन क्या होती है। और छठवें नंबर पे इन्होंने बताया F2 जनरेशन क्या होती है। देखो इन्होंने इतनी बातें बताई, इतनी टर्म्स थी, इसलिए अपने इनको बेसिकली क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से इनको पहचानते हैं। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं बात को। बैटसन को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सेकंड पॉइंट आता है बैटसन्स टर्मिनोलॉजी। बैटसन ने कौन कौन सी बातें बताई, तो बैटसन ने बताया जेनेटिक्स के बारे में, बैटसन ने बताया एलील के बारे में, एक एक करके देखेंगे। अगली बात बताई होमोजाइगस के बारे में, हेटेरोजाइगस के बारे में, F1 जनरेशन के बारे में और F2 जनरेशन के बारे में। इतनी ऑल ओवर जो बातें बता रहे हैं, जो टर्म्स दे रहे हैं, वो दे रहे हैं बैटसन। इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं अपन। कुछ जो टीचर्स होते हैं डायरेक्टली पहले डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक टर्म ही देने वाले थे बैटसन। तो बैटसन को पढ़ेंगे, पहले बैटसन को देखा आपने, फिर जेनेटिक्स को, एलील को, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। उससे कुछ एग्जाम पहले होते थे, उनमें ज्यादा क्वेश्चन आता था एलील वर्ड किसने दिया, एलील टर्म किसने दी, जेनेटिक टर्म, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, इन सभी के बारे में बताया था बैटसन, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। अब आता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन वगैरह की अपन बात करते हैं। जेनेटिक्स क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, फिर एलील देखते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, F1, F2 जनरेशन, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आएगा अपना तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है अपना जेनेटिक्स। जेनेटिक की डेफिनेशन, जेनेटिक्स डेफिनेशन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। देखो जेनेटिक्स क्या होता है, सभी ने पहले पढ़ रखा है ज्यादातर ने कि डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं।
तो डेफिनेशन के अंतर्गत अपन देखेंगे कि जो कलेक्टिव स्टडी होती है, जो हेरिडिटी और वेरिएशन की जो कलेक्टिव स्टडी होती है, उसी को अपन क्या कह देते हैं, जेनेटिक्स कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन की अपन बात करते हैं तो आता है ए कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड variations is called genetics। ठीक है, देखो एक बार दोबारा डेफिनेशन, एक कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, तो पहला वर्ड आ रहा है हेरिडिटी और एक दूसरा वर्ड आ रहा है वेरिएशन। इनके बारे में अपन देखते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो कलेक्टिव स्टडी होती है किसकी, हेरिडिटी की और वेरिएशन की, उसी को अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। उसी को अपन जेनेटिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये हेरिडिटी क्या होती है एंड वेरिएशन क्या होता है। तो सेकंड पॉइंट पे अपन, ए पॉइंट पे अपन देखते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है एंड बी पॉइंट पे अपन देखते हैं वेरिएशंस क्या होते हैं। देखो यहाँ पे हेरिडिटी का मतलब होता है कि जैसे कई बार आपने देखा है कि अपने जो फैमिली में या परिवार में कई बार अपन देखते हैं कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे फिजिकल मेंटली कैरेक्टर्स होते हैं जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो उसी को अपन क्या कहते देते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। उसी को अपन हेरिडिटी कहते हैं। कई बार देखा जाता है कि अपने पेरेंट्स के अंदर कोई ऐसा रोग था, कोई ऐसा डिजीज था, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग थे उसमें आगे वो ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और कई बार क्या होता है, जब वो जो कैरेक्टर होते हैं ट्रांसमिट होने के बाद में कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं, कुछ चेंजेस डेवलप हो जाते हैं, तो उन्हें अपन वेरिएशंस कह देते हैं। तो वेरिएशन वगैरह, म्यूटेशन वगैरह के कारण मेनली डेवलप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट अपन देखते हैं हेरिडिटी क्या होती है। तो हेरिडिटी की अपन बात करते हैं तो देख, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर जब वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं, और ट्रांसमिट होने के साथ ही में जो अगली जो जनरेशन है, अगली जनरेशन के अंदर वो दिखाई देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, हेरिडिटी कह देते हैं। कई बार आपने देखा है कि कुछ ऐसे, जैसे कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, आगे जाके अपन डिसऑर्डर पढ़ेंगे ना एक प्रकार के, तो वो डिसऑर्डर पहली जनरेशन में होते हैं, फिर वही आगे दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। इट मींस वही क्या होती है, हेरिडिटी होती है। देखो हेरिडिटी का और भी एग्जांपल अपन नॉर्मली देखने को मिलता है। अपने कई बार अपने रिलेशन के अंदर जाते हैं, और रिलेशन के अंदर बेसिकली जो वहां पे रिश्तेदार होते हैं, आपका फेस देख कर ही पहचान लेते हैं कि ये तो फला का लड़का है, लड़की है, उसकी अपन बात करते हैं। क्या उनको पहले से पता होता है? नहीं, वो आपका जो फिजिकली, जो मेंटली जो हाव भाव देख करके पहचानते हैं। इट मींस अपन कह सकते हैं कि वो एक हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका जो फेस वैल्यू है, उनकी जो हाइट वगैरह है, उनका जो जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से शो करते हैं। पेरेंट का मतलब दादा दादी हो सकता है, नाना नानी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, उनके जैसे हाव भाव, उनके जैसे कैरेक्टर्स वो शो करते हैं। इट मींस वही क्या कहलाता है, बेसिकली हेरिडिटी कहलाती है। वही क्या कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब बेसिकली ये देखा जाता है कि पेरेंट्स की तुलना में, माता पिता की तुलना में जो उसकी सेम स्पीशीज होती है या उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें कुछ वेरिएशन आ जाते हैं कई प्रकार। जैसे नॉर्मल अपन एग्जांपल की अपन बात करें, जैसे पेरेंट्स तो नॉर्मल होते हैं, जब पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं तो उसके जो चाइल्ड है, जो उसके ऑफस्प्रिंग है, उनमें कई बार आपने देखा है कि यहाँ पे एक डिजीज डेवलप हो जाती है, काइफोसिस अपन कहते हैं। एग्जांपल की अपन बात करें यहाँ पे, तो काइफोसिस, काइफोसिस का मतलब होता है यहाँ पर कई प्रकार से आपने देखा है कि कुबड़ापन। पेरेंट नॉर्मल था, बट यहाँ पे जो भी उसका जो स्पाइनल कोड है, उसका कुछ पार्ट बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे कुबड़ापन आ जाता है। कई प्रकार आपने देखा होगा, जिसे एक टर्म और दे देते हैं, लोडोसिस भी कहते हैं। लोडोसिस का मतलब है कि ये पार्ट बाहर आ जाता है। कुछ बहुत सी टर्म्स होती हैं, अब देखने को मिलते हैं, ये अलग प्रकार के एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण भी हो सकती है, म्यूटेशन वगैरह के कारण भी हो सकती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं हेरिडिटी का मींस होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, जाते हैं।
उसे अपन कहेंगे हेरेडिटी कैरेक्टर का नाम देंगे। और वेरिएशंस की अपन बात करते हैं तो वेरिएशन का मतलब होता है भिन्नताएं, वेरिएशन चेंजेस आते हैं सेम स्पीसीज के अंदर जो चेंजेस आते हैं वही क्या कहलाते हैं, वेरिएशन कहलाते हैं। ठीक है, तो अपनी यहाँ पे डेफिनेशन पूरी क्लियर होती है। ठीक है, दोबारा रिकॉल कर देता हूँ मैं आपको, यानी जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो कहलाती है एक कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन, या नॉर्मल अपन कह सकते हैं स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएशन की अपन बात कर सकते हैं। तो जो जेनेटिक्स के अंदर जो बैटसन थे, पहला साइंटिस्ट था, उन्होंने अपनी पहली बात जो रखी थी वो जेनेटिक्स, इसलिए इनको अपन कह देते हैं और बैटसन को फादर के नाम से, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर के नाम से पहचाना था। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया था एलिल्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि एलिल क्या होता है, एलिल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में इसको बोलते हैं युग्म विकल्पी। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर की अपन बात कर सकते हैं, पेयर की अपन बात कर सकते हैं। तो यानी जो जीन्स होते हैं, देखो यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की अपन बात करते हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन लीनियर पोजीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा के रूप में जीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एलील्स की अपन बात कर सकते हैं। तो एलील का मतलब होता है कि ए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, यानी जीन जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म है उसे अपन क्या कहते हैं, एलील। और एलील की अपन बात करें, ये हमेशा पेयर में होते हैं, ये हमेशा पेयर में होते हैं, यानी ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। और होमोलोगस क्रोमोसोम पे जिस पोजीशन के ऊपर जीन पाया जाता है वो कहलाती है, इसकी लोकाई कहलाती है, लोकस या लोकाई कहलाती है। तो यहाँ पे अपन कह देंगे कि जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उससे अपन क्या कह देते हैं, एलील कह देते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन की बात करेंगे अपन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, alternative form of a gene which is located on a same chromosome on same loci, यानी एक समजात गुणसूत्रों के जोड़े के ऊपर जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसे अपन क्या कह देते हैं, एलील कह देते हैं। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन located on same position on same homologous chromosome, these are called as a allele। ठीक है, एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं पूरी बात को। यानी मैं कह रहा हूं कि जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म ही क्या कहलाती है, एलील। होता क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं, समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं, उन समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के ऊपर, पेयर्स के ऊपर जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म पाई जाती है। और जो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म पाई जाती है वो सेम पोजीशन पे, सेम लोकाई पर उपस्थित होती है। ठीक है, तो उससे अपन क्या कह देते हैं, एलील कह देते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन located on same position on same homologous chromosome, these are called as a allele। इसे अपन क्या करेंगे, एलील कहते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन एलील के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बेसिक पॉइंट में ध्यान रखिए कि अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन्स की। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट था वो अपना एक एक करके अगला पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट था उस पे अपन बात करते हैं, वो था होमो
जाइगस कंडीशन की अपन बात करेंगे। देखो होमो जहां पे वर्ड आता है, होमो का मतलब होता है, अपन देखते हैं समान की अपन बात करते हैं। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो कई बार जैसे अपन आगे देखेंगे, जैसे मेंडल ने अपनी स्टडी की, उसमें होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जो भी बातें थी वहां पे भी अपन को देखने को मिलती हैं, लेकिन इनको जो टर्म्स वगैरह थी वो बैटसन ने दी। ठीक है, तो होमोजाइगस का मतलब होता है कि समान जो पेयर होते हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो सेम जो पेयर्स होते हैं उन्हें होमोजाइगस कंडीशन कह देते हैं। जैसे कई बार आपने मेंडल के लॉ के अंदर आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट की, अब आगे देखेंगे उस बात को। जैसे आपने देखा है कैपिटल टी, आपने देखा है स्मॉल टी। तो ये जो समान जो इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहा है होमोजाइगस पेयर अपन बात करेंगे। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे अपन बात करते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन की अपन बात करते हैं। हेट्रोजाइगस की अपन बात करें, हेट्रोजाइगस का मतलब मे बी डिफरेंट डिफरेंट की अपन बात करें, दोनों पेयर वो अलग आ जाएंगे। कैपिटल टी आ गया तो स्मॉल टी आ जाएगा, स्मॉल टी आ गया तो कैपिटल टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट की अपन बात करेंगे तो वहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन शो कर रहा है। सेम कंडीशन की अपन बात करें तो होमोजाइगस कंडीशन की अपन बात करते हैं। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आता है आपका F1 जनरेशन, और उसके बाद में आता है आपका F2 जनरेशन। तो जैसे F1 जनरेशन की अपन बात करेंगे, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो F1 जनरेशन, और उनसे जो आगे की स्पीशीज बनती है वो F2 जनरेशन कहलाती है। ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बात की थी। ठीक है, इसलिए जो अपना पहला जो साइंटिस्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहला साइंटिस्ट था, एक बार रिकॉल दोबारा कर लेते हैं, बैटसन ने डेफिनेशन वगैरह दी, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से पहचाने जाते हैं। बैटसन की कुछ टर्म्स थी, जेनेटिक्स, एलेल, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, F1 पीडीएफ, F2 जनरेशन, F1 जनरेशन की अपने बात। इसके बाद में अगला जो साइंटिस्ट आता है उसकी अपन बात करते हैं।